बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हमने रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर पढ़ना है, लेकिन उससे पहले हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए, तो वो डिस्कस करेंगे बेटा। बेटा हमारे पास यहाँ पर 3 रजिस्टर्स हैं जो कि सीरीज में है, R1, R2, R3। और बेटा इन सब रजिस्टर में से करंट जो है वो सेम पास कर रहे हैं, इन सब में से करंट जो है वो सेम पास कर रहे हैं। अब एज्यूम करो कि R1 जो है वो 10 ओम है, R2 20 ओम है, R3 30 ओम है। R1 की सबसे कम रेजिस्टेंस है, R3 की सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, लेकिन बेटा हम कह रहे हैं कि यहाँ से करंट सेम पास कर रहे हैं। अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि जहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे करंट ज्यादा होता, जहाँ पर रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे करंट कम होता, लेकिन ऐसा तो नहीं है, करंट तो सेम पास कर रहे हैं। और हमने इसके अक्रॉस क्या किया हुआ है, इसके अक्रॉस बैटरी जो है वो अप्लाई की हुई है। यहाँ पर एक बैटरी हमने अप्लाई की हुई है, जिसका ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है। तो बेटा ये समझने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल पहले समझाता हूँ, वो आपने कैरी करनी है। बेटा आप 9th क्लास में थे, आपने 90% मार्क्स लेने थे। और 10th में आगे आपने तब भी 90% मार्क्स लेने थे। आप फर्स्ट ईयर में आगे, सेकेंड ईयर में आगे, आपने तब भी 90% मार्क्स लेने थे। मतलब कि 90% सेम है। इस एग्जाम्पल में ये जो रेजिस्टर्स हैं उनमें से गुजरने वाला करंट सेम है। हमें तीनों रेजिस्टर में से सेम करंट चाहिए। आपको 10th में भी 90% चाहिए, फर्स्ट ईयर में भी 90% चाहिए, सेकेंड ईयर में भी 90% चाहिए। क्या करना पड़ेगा? हालांकि 10th का हिसाब आसान होता है, जो फर्स्ट ईयर है उसका थोड़ा टफ होता है, सेकेंड ईयर का सबसे ज्यादा टफ होता है। तो वो जो सिलेबस है, वो जो क्वालिटी ऑफ स्टडी है, वो असल में रेजिस्टेंस है। 10th में आपको कम रेजिस्टेंस पेश आई, फर्स्ट ईयर में ज्यादा रेजिस्टेंस पेश आई, सेकेंड ईयर में मजीद रेजिस्टेंस बढ़ गई। आप चाहते हो कि नंबर 90% ही लेने हैं, आप चाहते हो कि नंबर 90% ही लेने हैं, लेकिन रेजिस्टेंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। आप चाहते हो कि तीनों रेजिस्टर में से सेम करंट पास करे, लेकिन रेजिस्टेंस सेम नहीं है। एक जगह पे रेजिस्टेंस कम है, एक जगह पे ज्यादा है, एक जगह पे उससे भी ज्यादा है। तो क्या करना पड़ेगा? जो आपकी स्टडी वाली एग्जांपल है उसमें आप सिंपली ये करोगे कि अगर 10th में आप 10 आवर्स स्टडी करते थे, तो फर्स्ट ईयर में आपको 12 आवर्स स्टडी करना पड़ेगी, और सेकेंड ईयर में आपको 14 आवर्स स्टडी करना पड़ेगी। मतलब आपको एफर्ट बढ़ानी होगी। आपको क्या करना होगा? अगर आप 90% मार्क्स अचीव करना चाहते हैं सेकेंड ईयर में भी, तो आप 10th जितनी मेहनत करो तो आपके 90% नहीं आ सकते। आपको 10th वाली मेहनत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सेकेंड ईयर में, ताकि आपके 90% मार्क्स आ सकें। तो बेटा सेम जो सिनेरियो वो यहाँ पे है। हमने 3 चीजें डिस्कस की। आपकी क्लास डिस्कस की, मतलब आपका सिलेबस डिस्कस किया। 10th का इजी था, फर्स्ट ईयर का टफ है, और सेकेंड ईयर का उससे भी टफ है। तो ये हमारी रेजिस्टेंस थी। 90% मार्क्स आपने सबने अचीव करना है। ये करंट है, ये क्या है? करंट, जो आप तीनों रजिस्टर में जो है वो सेम रखना चाहते हो। अब डिफरेंस किस चीज का है? एफर्ट का। आपको 10th में कम एफर्ट करना पड़ी, फर्स्ट ईयर में ज्यादा, और सेकेंड ईयर में उससे भी ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगी। अब इस सर्किट में एफर्ट वाला जो वर्ड है वो किस क्वांटिटी पे फिट आता है? तो वो क्वांटिटी है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये आपको बताया था कि जब एक करंट पास कर रहा होता है, 1 एम्पियर करंट पास कर रहा है थ्रू द रजिस्टर, उसमें एनर्जी कितनी डिसिपेट होती है, कितनी एनर्जी वहां पे लॉस होती है, एनर्जी यूज पर यूनिट चार्ज कितनी होगी, ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो बेटा यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज आएगा। जहां पर रेजिस्टेंस कम होगी वहां पर चार्ज को गुजरने में मुश्किल पेश नहीं आएगी।
वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होगा। जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पर चार्जेस को ज्यादा एनर्जी के साथ गुजरना पड़ेगा। जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वहां पे चार्ज को मुश्किल ज्यादा आएगी पास करने में, तो वहां पर एनर्जी भी ज्यादा डिसिपेट होगी, एनर्जी भी ज्यादा यूज होगी, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज द एफर्ट। चार्जेस को R1 में से पास करने के लिए कम एफर्ट चाहिए, मतलब जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें से चार्ज कैरियर्स को गुजरने के लिए ज्यादा एफर्ट चाहिए, ज्यादा एनर्जी चाहिए, इट मींस वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा। और जहां पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी वहां पर सबसे ज्यादा मुश्किल है, वहां पर एफर्ट मैक्सिमम चाहिए, इट मींस वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम होगा। तो जहां पर रेजिस्टेंस मिनिमम होती है वहां पे उस रेजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी मिनिमम ड्रॉ होता है। और जहां पर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है, जहां पर रेजिस्टेंस मैक्सिमम होती है उस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी मैक्सिमम ड्रॉ होता है। तो इस एग्जांपल से हमने क्या समझा कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ती है तो आप पोटेंशियल बढ़ाओ, अपनी एफर्ट बढ़ाओ। एफर्ट बढ़ेगी तो आउटपुट तीनों रेजिस्टर में सेम आ जाएगी। R1 में हमें करंट चाहिए, R2 में भी सेम करंट चाहिए, R3 में भी सेम करंट चाहिए। तो जिसकी रेजिस्टेंस कम है उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कम ड्रॉ होगा, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा ड्रॉ होगा, ताकि आपके पास जो करंट का फ्लो है वो सेम आए। अगर 10 चार्ज कैरियर्स R1 में से पास करवाने हैं तो कम एफर्ट चाहिए, वही 10 चार्ज कैरियर्स R3 में से पास करवाने हैं तो ज्यादा एफर्ट चाहिए। आपको 10th में अगर 6 सब्जेक्ट्स पास करने हैं तो कम एफर्ट चाहिए। सेकंड ईयर में 6 सब्जेक्ट्स आपने पास करने हैं तो आपको ज्यादा एफर्ट चाहिए। तो यहाँ पर बात आ गई पोटेंशियल डिफरेंस की। जहां पर रेजिस्टेंस कम होती है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कम ड्रॉ होता है, और जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर ड्रॉ होता है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे रियोस्टेट एज द पोटेंशियल डिवाइडर। रियोस्टेट एज द पोटेंशियल डिवाइडर। जी बेटा, a rheostat can also be used as a potential divider। डायग्राम में इसको हमने समझना है, ये इसकी डायग्राम है। पहले बेटे इसकी डायग्राम समझेंगे फिर हम इसको फर्दर जो हम डिस्कस करेंगे। बेटा यहाँ पर हमने एक बैटरी अटैच की जो कि हमें इनपुट वोल्टेज, इनपुट डायरेक्ट वोल्टेज अप्लाई कर रही है, डीसी अप्लाई जो है वो डायरेक्ट वोल्टेज अप्लाई कर रही है। अब यहाँ पर ये रजिस्टर है, आपको पता है कि जो रियोस्टेट होती है उसके ऊपर एक वायर बाउंड की होती है। तो ये जो R है, ये जो कैपिटल R है, ये उस रजिस्टर, ये उस रियोस्टेट की मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। A से B पॉइंट तक क्या है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। जैसे यहाँ पर है हमारे पास वायर, यहाँ से स्टार्ट होती है A टर्मिनल से, B टर्मिनल पे एंड होती है। तो ये जो सारी रेजिस्टेंस है इस वायर की जो सारी रेजिस्टेंस है उसे हमने अज्यूम किया दैट इज कैपिटल R। ये क्या है, कैपिटल R। और ये हमारे पास है बेटा स्लाइडर C। इसको मूव करवा के हम यूज होने वाली रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यूज होने वाली रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। फर्स्ट करो बेटा, इनपुट पे हमारे पास 12 वोल्ट्स है। इनपुट पे हमारे पास कितने वोल्ट्स हैं, 12। लेकिन हम चाहते हैं कि हमने जो बल्ब यूज करना है वो तो 3 वोल्ट्स का है, तो हमें 3 वोल्ट्स रिक्वायर हैं। हम इन 12 वोल्ट्स के जरिए 3 वोल्ट्स कैसे अचीव कर सकते हैं, हमने यही चीज देखनी है। तो बेटा उसके लिए हमें इन टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉ करना पड़ेगा। यही काम हो रहा है, यहीं पर असल में पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है। आपके पास टोटल पोटेंशियल कितना है, दैट इज 12 वोल्ट। हमें रिक्वायर कितना है, हम उसमें से निकालना कितना चाहते हैं, तो आंसर इज 3 वोल्ट्स। वो जो बल्ब है वो हमने यहाँ पे लगाना है, इस पॉइंट पे लगाना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है VBC, यहाँ पर हमें 3 वोल्ट्स चाहिए आउट ऑफ 12।
तो आपको मैंने अभी बताया कि जो करंट होता है, सॉरी, जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस अ रजिस्टर वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। कम रेजिस्टेंस होगी कम पोटेंशियल डिफरेंस, ज्यादा रेजिस्टेंस होगी तो ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, अब बेटा ये जो पोर्शन है, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला सारा हिस्सा, इसकी रेजिस्टेंस कौन सी होगी? इसकी रेजिस्टेंस वो है जो पॉइंट बी के दरमियान और सी के दरमियान आएगी। इसकी रेजिस्टेंस वो है जो पॉइंट बी के दरमियान और पॉइंट सी के दरमियान आएगी, और ये है हमारे पास स्मॉल आर। ये हमारे पास क्या है? स्मॉल आर है। ये जो स्मॉल आर लिखा है ये बेटा क्या है? रेजिस्टेंस इस वाले सर्किट में इस आर के अक्रॉस, स्मॉल आर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉ होगा, दैट इज VBC। तो VBC किस पे डिपेंड करता है? स्मॉल आर पे डिपेंड करता है। तो बेटा यहां से अगर ये स्लाइडर, अगर ये वाला स्लाइडर जो है C स्लाइडर, मैं एक ही तरफ मूव करवाऊं, मैं किस तरफ मूव करवाऊं? इसे एक ही तरफ मूव करवाऊं तो B और C के दरमियान आने वाला R इंक्रीज हो जाएगा। जब R इंक्रीज होगा तो यहाँ पे VBC भी इंक्रीज हो जाएगा। पोटेंशियल अक्रॉस अ पॉइंट B एंड C इंक्रीज हो जाएगा। ये भी पॉइंट B कंसीडर होगा बेटा, इसको भी हमने पॉइंट B ही कंसीडर करना है क्योंकि सारा पॉइंट B है। तो B और C के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किस पे डिपेंड करता है? इस स्मॉल r की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर हम स्लाइडर C को एक ही तरफ लेके जाएंगे, अपवर्ड लेके जाएंगे, तो ये r इंक्रीज हो जाएगा, स्मॉल r इंक्रीज हो जाएगा। जब r इंक्रीज होगा तो इसके क्रॉस पोटेंशियल जो ड्रॉप हो रहा है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अगर हमने इंक्रीज करना है यहां से, मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम 12 वोल्ट ही हो सकता है। अगर मैं स्लाइडर C को A तक ले जाऊं तो स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के इक्वल हो जाएगा। हमारे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट ड्रॉप होगा। लेकिन ये आइडियल केस बता रहा हूँ, जो प्रैक्टिकल केसेस होते हैं उसमें आप कभी भी 12 वोल्ट यूज ही नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है, एनर्जी ड्रॉप हो जाती है। तो बेटा मुझे यहाँ पे चाहिए 3 वोल्ट्स, तो मैं C को एक ही तरफ मूव करवाने के बजाय किधर मूव करवाऊंगा? B की तरफ मूव करवाऊंगा। जैसे ही मैं B की तरफ आऊंगा तो R डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। जैसे ही R डिक्रीज होना स्टार्ट होगा तो B और C के दरमियान जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। मैं तब तक स्लाइडर C को मूव करवाता रहूंगा जब तक मुझे VBC 3 वोल्ट ना मिल जाए। जैसे मुझे 3 वोल्ट मिलेगा मैं यहाँ पे बल्ब लगा दूंगा तो वो 3 वोल्ट पे सेफली ऑन हो जाएगा। तो ये बेटा इसका मेथड होता है। ये हमने एज अ पोटेंशियल डिवाइडर यूज किया है एक रियोस्टेट को। तो अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म की इतनी खास नहीं है, ज्यादा नहीं है, सिंपल सी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि बेटा यहाँ से इस जो रियोस्टेट है, रियोस्टेट का पॉइंट A और B है, इसके क्रॉस वोल्टेज V है, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? V है। इसमें से जो टोटल करंट पास करेगा वो I होगा। तो हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस V इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स A एंड B। A एंड B के क्रॉस हमने पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई कर दिया ऑफ द रियोस्टेट विद द हेल्प ऑफ अ बैटरी, बैटरी की मदद से। इफ R इज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AB, देखो बेटा वायर AB टोटल रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है? दैट इज कैपिटल R। देन द करंट पासिंग थ्रू दैट विल बी I इज इक्वल टू V ओवर R। इस पूरी वायर में से जो करंट गुजर रहा है, इस पूरे सर्किट में से जो करंट गुजर रहा है वो है I इज इक्वल टू V ओवर R। तो बेटा याद रखें, अगर हम जो छोटा सा सेगमेंट R का एज्यूम कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना करंट इस R में से गुजरेगा उतना ही करंट ये ऊपर वाले रेजिस्टर में से गुजरेगा, क्योंकि ये दोनों तो आपस में सीरीज में ही है ना। अगर मैं कहूं कि मैं इस टोटल A B को 2 हिस्सों में तकसीम कर दूं तो जितना इसमें से करंट गुजरेगा उतना ही इसमें से गुजरेगा, क्योंकि ये आपस में सीरीज में होंगे। तो इस स्मॉल r में से जितना करंट गुजरना है उतना ही ऊपर वाले पोर्शन में से गुजरेगा। जितना बड़ी वायर में से करंट गुजर रहा था उतना ही करंट किस में से गुजरेगा? छोटी वायर में से पास करेगा। जी तो बेटा जो करंट है वो V ओवर R ही रहेगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पोर्शन BC ऑफ द वायर
ए बी इज गिवन बाय जी बेटा, ये जो वी बी सी है वो किसके इक्वल आएगा? अब सिंपल है, हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर। करंट तो वही गुजरेगा जो पहले सर्किट में से गुजर रहा था, तो करंट की जगह सिंपल वही V ओवर आर आ जाएगा, ये वाला V ओवर आर जो ऊपर है ना, यही V ओवर आर यहाँ पे हमने लाके पुट करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस में चेंज आया, पहले रेजिस्टेंस ज्यादा थी तो पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा था, जब R आ गया यहाँ पर, स्मॉल r आ गया, तो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। तो ये रेजिस्टेंस की जगह स्मॉल r आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं R ओवर R इंटू V। R जो है, स्मॉल r जो है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है किस पोर्शन की? उस पोर्शन की जिसके अक्रॉस VBC ड्रॉ हो रहा है। तो ये आपके पास बेटा इक्वेशन आ गई। तो आप इसको देखिए, वेयर R इज द रेजिस्टेंस ऑफ पोर्शन BC ऑफ द वायर। The circuit shown in the diagram is known as a potential divider. Circuit shows that the circuit can provide at its output terminals of potential difference varying from 0 to full potential difference of a battery depending on position of the sliding contact. जी बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये वाला जो सर्किट है जी हमें 0 वोल्ट से लेकर मैक्सिमम वोल्ट तक आंसर दे सकता है, आउटपुट दे सकता है। 0 वोल्ट कब होगा, मैक्सिमम वोल्ट कब होगा? मैक्सिमम से मुराद जितने वोल्ट की बैटरी है उतना वोल्टेज, 12 वोल्ट। इसकी कंडीशन मैं आपको बता चुका हूं बेटा। 0 वोल्ट तब होगा अगर मैं इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को B की तरफ लेके आऊं, किस तरफ लेके आऊं? इसे B की तरफ लेके आऊं, तो जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहां पहुंचेगा तो स्मॉल r 0 हो जाएगा, स्मॉल r 0 हो जाएगा। जब स्मॉल r 0 होगा तो VBC 0 हो जाएगा। यहां पर वैल्यू पुट करेंगे ना इस इक्वेशन में, स्मॉल r 0 पुट करेंगे तो VBC 0 हो गया। अगर हमें मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए, अगर हमें मैक्सिमम वोल्टेज चाहिए तो हमें क्या करना होगा? मैक्सिमम वोल्टेज के लिए हमें बेटा स्लाइडर C को A की तरफ लेके जाना होगा। कहां तक लेके जाना है? यहां तक के स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल आ जाए। स्मॉल r किसके इक्वल आ जाए? कैपिटल R के इक्वल आ जाए। जो स्मॉल r कैपिटल R के इक्वल आ जाएगा तो बेटा R और R आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो वी कैन राइट VBC इज इक्वल टू कैपिटल V। हम लिखेंगे कि VBC किसके इक्वल है? कैपिटल V के इक्वल है। यानी कि जितने वोल्ट की बैटरी है उतना ही आपको आउटपुट वोल्टेज एट VBC मिल चुका है। As the sliding contact C is moved towards the end B, जब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को B की तरफ मूव करते हैं, the length and hence the resistance of R of the portion BC of wire decreases। जब हम B की तरफ C को लेके आएंगे, स्लाइडर को डाउनवर्ड लेके आएंगे, तो लेंथ भी कम होगी रेजिस्टर की और उसकी रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 13.11, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग जैसे ही R डिक्रीज होगा, स्मॉल r डिक्रीज होगा, तो VBC भी डिक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, इफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट C इज मूव्ड टुवर्ड द एंड A, अगर हम इसको A की तरफ मूव करवाएं, स्लाइडर को किस तरफ लेके जाएं? A की तरफ लेके जाएं, द आउटपुट वोल्टेज VBC इंक्रीजेस। तो बेटा ये है हमारे पास रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर। तो ये बेटा आज के लिए इतना ही। इन बातों को अच्छी तरह से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर कोई इसमें कंफ्यूजन हो तो बेटा आप बाद में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।